नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में एक हफ्ते से चल रहा सियासी घमासान अब अंजाम की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। शिवसेना से बगावत करने के बाद एकनाथ शिंदे गुट उद्धव सरकार को गिराने की तैयारी में जुट गया है। वहीं अब तक वेट एंड वॉच की भूमिका में दिखाई दे रही बीजेपी भी एक्टिव हो गई है और ये पूरी सियासी लड़ाई अब मुंबई और गुवाहाटी से दिल्ली शिफ्ट होती जा रही है। महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट कोई भी और किसी भी वक्त नया मोड़ ले सकता है। बागी विधायक बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने पर चर्चा कर रहे हैं, जबकि राजनीतिक उलटफेर के बीच मंगलवार की शाम 5 बजे कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई गई। यह मीटिंग पहले दोपहर 2:30 बजे होने वाली थी, लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे इस मीटिंग का समय बढ़ा चुके थे। मीटिंग से पहले चर्चा थी कि एकनाथ शिंदे गुट की बगावत के बाद महाविकास अघाड़ी की सरकार अल्पमत में आ गई है। ऐसे में सरकार में बने रहने का अघाड़ी सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। ऐसे में एक बार फिर सीएम उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देने का मन बना लिया था। इसके बाद तुरंत एनसीपी प्रमुख शरद पवार हरकत में आए। मीटिंग का समय बढ़ाकर शाम 5 बजे किया गया। फिर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की फोन पर चर्चा हुई। इसके बाद शाम 5 बजे कैबिनेट की मीटिंग शुरू हुई, जो लगभग 1 घंटे तक चली। इस बीच संजय राउत ने अपनी अलीबाग की रैली में ये कहा है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे को जल्दबाजी न करने की एक बार फिर से सलाह दी गई है, जो उन्होंने मान ली है। और ऐसे में एक बार फिर से महाराष्ट्र में शह और मात का खेल शुरू हो गया है। ये सब मुझे पता नहीं, मैंने सिर्फ उद्धव जी का जो भाषण, वो जो ट्वीट आया है वही मैंने देखा है। और मेरे ख्याल से ये जो शिवसेना है वो माननीय बाला साहब और माँ ने मिल के बनाई है। हर फंक्शन में जब बाला साहब रहते थे, माँ उनके साथ खड़ी रहती थी। और जब मैं उद्धव जी को मिलती हूँ, मुझे हमेशा माँ की याद आती है, क्योंकि उनका स्वभाव, उनका रहन सहन बहुत माँ की तरह है और एक फैमिली की तरह ये पार्टी हमेशा रही है और आगे भी रहेगी। और हमारे so interesting that I am so patiently talking to y'all and y'all are in such a rush. माझा संपला नहीं है. I am not done. If you then you will not get me. You have made me lose my whole thinking track. I was fully on a track. You don't have to be sorry. Don't be sorry. What happens is I'm genuinely speaking from my heart. So if you speak in the middle, then the traitors goes away. But see, I have emotionals with that family. This is not, for people, politics is transaction and opportunity. For me, these are all emotions. Whichever party, we believe in human relations. We are not here to just do all the wrong things. We are here to do the right things. Why did I get into politics? Here to serve people and to make good legislation. That's what politics is all about. And रिश्ते ही तो होते हैं, याद रखना। सत्ता आती है और जाती है, सिर्फ रिश्ते रहते हैं। महाराष्ट्र में पॉलिटिकल स्थिति अस्थिर है, वोलेटाइल स्थिति है। इस दरमियान यह महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार हजारों की संख्या से जेआर निकालते गैरव्यवहार करने का चित्र आज सामने आया है। और आखिर ये जनता का पैसा है। अगर सरकार अल्पमत में है, माइनॉरिटी में है, क्योंकि 52 के ऊपर एमएलए व सरकार का जो समर्थन है वो निकाल रहे हैं, इसी वक्त इसी तरह के जेआर निकालने की जल्दबाजी न करे, यह मांग मैं महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल महोदय भगत सिंह कोश्यारी साहब को की है। कोश्यारी साहब ने इस विषय को गंभीरता से लिया है और सरकार को रिप्लाई देने की, जांच करने की उनको आदेश किया है। और मुझे लगता है कि इसी के माध्यम से गैरव्यवहार रोकने को मदद होगी। मैं कोश्यारी साहब को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आखिर ये लोगों का पैसा है। देखिए, जब आप किसी को कैद करके रखते हो, बाहर उठा के ले जाते हो, इसी का मतलब ये है कि आपको डर है कि अगर इसको खुला रखेंगे तो अंतरात्मा जाग उठेगी, और अंतरात्मा जाग उठेगी तो अपनी ओरिजिनल पार्टी में वापस चले जाएंगे। तो इसीलिए आप सूरत में पुलिस से धमकाना, फिर उठा
फिर वहाँ दबा के रखना, अगर ऐसा नहीं है तो ये भी होता है कि वोटर जब अपना ओपिनियन दे उससे पहले फ्री, फेयर एंड फियरलेस होना चाहिए। आज ये विधायक ना फ्री है, ना फेयर है, ना फियरलेस है, तो ये जो डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है उसके खिलाफ है। बिल्कुल, अभी जो भी विधायक इस तरह से परे हुए हैं या निकल हमसे थोड़े दूर हुए हैं, इसी सोच से कि ये सब उनके लिए ठीक हो जाएगा, तो उनके लिए कोई ठीक मामला नहीं है। हम उम्मीद रखते हैं और कुछ ऐसे 20 के ऊपर विधायक है जो शीर्ष नेतृत्व के, शिवसेना के शीर्ष नेतृत्व के साथ में संपर्क में है और वो आना भी चाहते हैं। उन्होंने यहाँ तक भी अपनी बात रखी है कि अगर मुंबई में आते हैं या हाउस में आते हैं, हाउस में अगर जब विश्वास दर्शक के लिए अगर जाएंगे, कॉन्फिडेंस मोशन के लिए जाएंगे, तब महाविकास आघाड़ी के पक्ष में, शिवसेना के पक्ष में समर्थन रहेगा उनका। अच्छा, साहब ने कहा है कि हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे और जो लोग हमें छोड़कर गए हैं उनके साथ महाराष्ट्र नहीं है बल्कि महाराष्ट्र हमारे साथ है। महाराष्ट्र बिल्कुल उद्धव जी के साथ में, शिवसेना के साथ में, आदित्य जी के साथ में है, क्योंकि जिस तरह से गतिविधियां हुई है किसी को ये पसंद नहीं है। बाइट लगा बाइट लगा बाइट लगा। तो महाराष्ट्र में एक हफ्ते से चल रहा सियासी घमासान अब अंजाम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में सरकार के गठन का फॉर्मूला भी अब लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के कोटे से 18 कैबिनेट, 10 राज्य मंत्री समेत 28 मंत्री होंगे। वहीं शिंदे कैंप से 6 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। शुरुआत में 4 मंत्री पद रिक्त रखे जाएंगे। शिंदे कैंप को डिप्टी सीएम के साथ भारी भरकम मंत्रालय दिया जाएगा, इस तरह की उम्मीदें जताई जा रही हैं। दरअसल महाराष्ट्र में चल रहे सियासी उठापटक के बीच महाराष्ट्र में जो सरकार बनाने का फॉर्मूला तय हुआ है, उसके अनुसार हर 6 विधायकों पर 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का पद दिया जा सकता है। हालांकि यह फॉर्मूला कई जगह लागू नहीं होगा, आगे इसमें संशोधन होते रहेंगे, लेकिन जो कुल मिलाकर फॉर्मूला तय हुआ है उसमें 6 विधायकों पर 1 कैबिनेट राज्य मंत्री देने की स्थिति में निश्चित रूप से सबसे ज्यादा फायदे में बीजेपी रहेगी, क्योंकि बीजेपी के 106 विधायक हैं, जिसके कारण बीजेपी के पास 28 मंत्री पद आएंगे। जहां तक बागी गुट की बात है, शिंदे कैंप के पास इस वक्त 40 एमएलए हैं, ऐसे में उनके पास 6 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री आ सकते हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो शुरुआत में 4 मंत्री पद रिक्त रखे जाएंगे, जिसका मतलब है कि 2 मंत्री पद बीजेपी कोटे से और बागी शिंदे गुट से रिक्त रह सकते हैं। और इसका ये मतलब साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बागी गुट के पास 10 मंत्री पद रह सकते हैं और बीजेपी के पास 26। तो इस तरीके से अभी सरकार गठन को लेकर ये पूरा फॉर्मूला जो है तय किया गया है, लेकिन उद्धव ठाकरे भी अभी हार मानते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से बागी विधायकों को अपील की है कि मैं आपके परिवार का मुखिया हूं, आइए मेरे साथ बैठिए और चर्चा कीजिए। महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल के बीच भारतीय जनता पार्टी बड़े एक्शन मोड में अब नजर आने लगी है। खबर है कि हमारे देश में लोकशाही है कि नहीं, इस पे बड़ा सवाल आ रहा है। आज भी सीएम साहब ने अपील किया है कि जो हमारे वहाँ फंसे हुए आमदार है, विधायक है, उनको आने की मुभा दी जाए और जिसको आके बात करनी है उसके लिए भी दरवाजे खुले हैं। और ये बात साफ है कि जैसे वहाँ सिक्योरिटी आई है, कुछ स्वयंभू तो सिक्योरिटी नहीं है, लगाई गई है, तो ये सारी चीजें हटा के जिसको आना है वापस उनको आने दीजिए। एक आमदार नाही तिथे, आता मला जायचं। जो निर्णय होने वाला है उसके बारे में आज क्या चर्चा? नहीं, मुझे पता नहीं है। मेरी तरफ से आपने मेरी लैंग्वेज हर बार देखी है और मैं यही कहता हूं कि मुझे दुख इसी बात का हुआ है कि जब ये धोखा दिया गया था तब सीएम साहब की परिस्थिति जैसी थी उस वक्त में ये धोखा दिया गया था और सारे लोग जब सीएम साहब पे प्यार करते हैं, इतना सरकार अच्छा चल रहा है, तब धोखा दिया। लेकिन तो भी सीएम साहब का दिल बड़ा है और उन्होंने आज भी अपील की है कि जिसको आना है, जिनको आना है, बात करनी है, कुछ अच्छा इसमें से हल निकालना है, वो आ सकते हैं। सर, दीपक केसरकर असं म्हणताय की आम्ही अल्टिमेटम देतोय की 1 दिवसामध्ये युतीचा निर्णय घ्या, भाजप सोबत सरकार बनवा आणि महाविकास आघाडीतून बाहेर पडा। चांगलं।
और चलिए एक बार फिर से अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं और महाराष्ट्र के सियासी संकट पर आज राष्ट्रधर्म में चर्चा हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही सियासी संकट खत्म हो जाएगा। शिवसेना से बगावत करने के बाद एकनाथ शिंदे गुट उद्धव सरकार को गिराने की तैयारी में जुट गया है। वहीं अब तक वेट एंड वॉच की भूमिका में दिखाई दे रही बीजेपी भी एक्टिव हो गई है और ये पूरी सियासी लड़ाई अब मुंबई और गुवाहाटी से दिल्ली शिफ्ट होती जा रही है। महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट कोई भी और कभी भी नया मोड़ ले सकता है। बागी विधायक बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक उलटफेर के बीच मंगलवार की शाम 5 बजे कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई गई और इस मीटिंग के बाद ये साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट से पहले अपना इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। वहीं जानकारी मिल रही है कि ये पूरी उम्मीद है ठाकरे सरकार को कि फ्लोर टेस्ट के समय में उनकी सरकार बच जाएगी। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। शबनम पांडे जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भरत प्रजापति जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और रजा रिजवी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। रिजवी साहब, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। महाराष्ट्र का सियासी संकट जल्द खत्म हो सकता है, इस तरह के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार बनाने का फॉर्मूला भी लगभग तय हो गया है। मैराथन बैठकें चल रही हैं। क्या समझ लें कि और कितने दिन बस खत्म होने वाला है? इतने दिनों में कुछ है अंदाजा सर? देखिए, ऐसा है कि फ्लोर टेस्ट पर ही मामला तय होगा जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर एक आदेश है। इसलिए फ्लोर टेस्ट के बिना जो है वो कोई तय नहीं हो सकता कि किसके विधायक किसकी तरफ है। अब फ्लोर टेस्ट कब होता है कब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ तो डिप्टी स्पीकर है, स्पीकर है भी नहीं, लेकिन डिप्टी स्पीकर में स्पीकर के पावर निहित है, तो वो बिना फ्लोर टेस्ट से कुछ होगा नहीं। और फ्लोर टेस्ट पर जो है उद्धव ठाकरे पूरे आश्वस्त हैं कि जो हमारे विधायक यहाँ आ जाएंगे और जो हमारे सामने होंगे तो हमारे ही तरफ जो है वो उनका झुकाव होगा, फ्लोर टेस्ट में हम पास हो जाएंगे। लेकिन इतना लंबा खींच रहा है, लंबा खींचने से ये लगता नहीं है कि फ्लोर टेस्ट में अब उद्धव ठाकरे जो है वो पास हो पाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल लगता है। बहुत सी बातें ऐसी उठ गई हैं कि नाराजगी दोनों तरफ है, एक तरफ नहीं है। इधर भी नाराजगी है, शिंदे ग्रुप में भी नाराजगी है और उद्धव में भी नाराजगी है, और फिर उधर रावत जो है। रिजवी साहब, मैं तुरंत लौट रही हूँ सर आपके पास। राजस्थान हिंसा को लेकर अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। हिंसा विकास को रोकती है, भाईचारे को रोकती है, इससे बचना चाहिए हम लोग। और विकास वही होता है जहाँ घर में शांति होती है, भाइयों में, तो विकास परिवार करता है। जहाँ झगड़े होते हैं वो परिवार पिछड़ जाता। ये बात लागू होती है गांव के लिए भी, जिलों में भी, देश भर में आपस में गुस्सा है, दूरियां बढ़ गई हिंदू मुस्लिम को लेकर के। अच्छी बात नहीं, सबको साथ साथ रहते आए हैं, आगे भी साथ साथ रहना है। वोटों की राजनीति अलग है, परंतु आप वैसे आपस में दूरियां बढ़ी हुई, वो अच्छी बात नहीं है। आपस में भाईचारा सिखाओ सबको, तब जाके हमारा मुल्क एक रहेगा, अखंड रहेगा, मजबूत बनेगा और दुनिया में मान सम्मान जो आज मोदी जी को मिल रहा है। तो अशोक गहलोत अभी राजस्थान की जनता से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपस में भाईचारा और प्रेम को खत्म ना करें। अपने मुद्दे का रुख करते हुए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। रिजवी जी, आप ही के पास आऊंगे, बताइए सर, अपनी बात जारी रखिए आप। पल्लवी जी, ऐसा है जी, ये मामला तय हो जाना चाहिए। ज्यादा लंबा मामला खींचने से दिक्कत होती है आम जनता को, लॉ एंड ऑर्डर को, इन सबकी दिक्कतें होती है और वहाँ सरकार अस्थिर रहती है, तो बहुत सी जो है परेशानियां स्टेट में होती हैं। अस्थिरता से पूरे राज्य में अस्थिरता होती है। मंत्रिमंडल से लोगों को हटाया गया, डिपार्टमेंट सबके बदल गए, अब्दुल सत्तार को भी हटा दिया गया, उनके विभाग भी छीन लिए गए। तो जितने जो है जाकर के गुवाहाटी में लोग बैठे हैं मंत्री, सबके विभाग ले लिए गए और विभाग बांट दिए गए। जो इनके साथ 16 अपने MLA हैं, मंत्री हैं, जो अपने इनके मंत्री हैं जो बने हुए हैं जो है शिवसेना के, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। दूसरा, एक बात मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं और इस पर निर्णय सरकार को करना चाहिए, और ये निर्णय न होने से अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। सबसे पहली बात तो चुनाव से पहले जिस पार्टी का जो गठबंधन हो उस गठबंधन के ही साथ रहे। अगर गठबंधन तोड़ता है तो तुरंत उसका जो है वो विधानसभा की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। कि भाई, आप चुनाव के पहले आपने कहा था कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन के साथ लड़ रही है चुनाव, कांग्रेस शिवसेना जो है गठबंधन के साथ लड़ रही है। जैसे ही गठबंधन तोड़ें
तुरंत वो कानून तोड़े वाले एमएलए को फौरन डिबार करें और कहा भाई इसकी सदस्यता रद्द, ये कानून बने। दूसरा ये है जो ये 2.5 साल और 2 साल पार्टी में रहने के बाद और पार्टी में जो है काम करने के बाद, मंत्री बनने के बाद जैसे वो पार्टी से विद्रोह करें, तुरंत उनके विधानसभा सदस्यता खत्म होनी चाहिए। इससे बहुत अनिश्चितता की स्थिति होती है और इससे हार्स ट्रेडिंग की स्थिति होती है। इससे जो है कहीं ना कहीं पैसा, कहीं ना कहीं धन, कहीं ना कहीं माफिया तंत्र, ये सब आता है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि कोई कानून ऐसा बनाए कि तुरंत, क्योंकि भाई क्षेत्र के अंदर आम जनता जो है जब वोट देती है तो सोच के वोट देती है, हम कांग्रेस के एमएलए को वोट दे रहे हैं वो जीतेगा, हम शिवसेना के एमएलए को वोट दे रहे हैं वो जीतेगा, हम बीजेपी का कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं वो जीतेगा। जब वो जीत जाता है उसके बाद वो कहता है अरे तो पार्टी हम छोड़ेंगे, हमारी शिवसेना दूसरी बनेगी, हम दूसरी कांग्रेस बनाएंगे, कांग्रेसो बनाएंगे। तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि जो जैसे ही पार्टी छोड़ेगा विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी। ये 2/3 और 3/3 और 4/3 ये सब कुछ नहीं, ये सब की 30 आ जाएंगे इधर तो हो जाएगा, 2/3 मेजॉरिटी होगी तो नहीं गिरेगा, कुछ तो नहीं। आपको भी जैसे पता है पार्टी सर, ये आप छोड़े सुझाव दे रहे हैं लोकतंत्र के हिसाब से तो ये सुझाव ठीक है, लेकिन इसे मानने के लिए इस पर राजी कोई भी राजनीतिक दल नहीं होगा, क्योंकि एक भी राजनीतिक दल इस दल बदल से अछूता नहीं रहा है। सबने तोड़फोड़ करके अपनी सरकार बनाई है या इधर से उधर नंबर गेम चलता ही रहा है। तो इस पर तो लग रहा है कि अभी तो कोई भी राजी होगा नहीं सर। ये सुझाव है, चलिए अपने सुझाव हम पहुंचाते रहते हैं सरकारों तक। तो हम आम जनता को बेवकूफ बनाते रहे ये लोग, ये तो है ही। आप महाराष्ट्र की राजनीति शुरुआत से देख लीजिए सर, मैंडेट तो शिवसेना और बीजेपी को मिला था ना, लेकिन क्यों शिवसेना अपनी राजनीतिक फायदे के चलते अलग हो गई? ये तो शुरुआत से ही है, महाराष्ट्र की जनता को छला गया है शुरुआत से ही। भरत प्रजापति जी, तो यही मैं कह रहा हूँ कि शिवसेना के सभी एमएलए को खत्म कर देना चाहिए कि बस शिवसेना कोई एमएलए नहीं, सब खत्म। क्योंकि चुनाव से पहले इन्होंने गठबंधन किया था बीजेपी शिवसेना, अब शिवसेना अलग हो रही है तो इसलिए शिवसेना की सदस्यता सब एमएलए जो है वो फिर से जाके चुनाव लड़े और फिर से आए। चलिए भरत खत्म होना चाहिए तभी फ्लो टेस्ट की तैयारी कर रखी है आप लोगों ने, ठीक है। मैं लौट रही हूँ रिजवी साहब आपके पास। बताइए भरत जी, फ्लो टेस्ट के लिए तैयार है ना आप? कभी भी हो सकता है और आप जाने के लिए तैयार है ना अब? और निश्चित अरे नाना भाव पटेल जी ने भी कह दिया कि फ्लो टेस्ट में भी हो जाएगा तो विजय महाविकास आघाड़ी का हो। अगर उद्धव साहब ठाकरे भी कह रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस से, तो कहीं ना कहीं कुछ तो जो 20-21 विधायकों की बात आ रही है वो कहीं ना कहीं शिवसेना के साथ, उद्धव साहब ठाकरे के साथ टच में है। और एक उनका ये अभी का रिश्ता नहीं है शिव सैनिकों का, ये बरसों पुराना रिश्ता है। वो एक झटके में आप 4-5 दिन में यहाँ से गुवाहाटी जाकर, यहाँ से सूरत जाकर, वहाँ से दिल्ली जाकर ये तोड़ नहीं पाओगे। जिस दिन आप महाराष्ट्र में आ जाओगे, पहले मातोश्री जाओगे, उद्धव साहब ठाकरे से मिलोगे, बाला साहेब प्रतिमा पर फूल हार चढ़ाओगे, ये सब करोगे। कहीं ना कहीं देखिए जो कहा जा रहा है पल्लवी जी, वो कहीं ना कहीं सब एक ऐसा असमंजस फैलाया जा रहा है कि यहाँ सरकार बीजेपी और शिवसेना फिर से बनेगी। ये सब होना था तो पहले ही हो जाता। जिस हिसाब से आज शिंदे साहब बोल रहे हैं कि मैं हिंदुत्व की विचारधारा पे ही आज आगे बढ़ रहा हूँ, तो 2014 में बीजेपी से अलग होने के लिए इस्तीफा जेब में लेकर एकनाथ शिंदे भी घूमते थे जब वो समृद्धि एक्सप्रेस वे की बात आ रही थी। जब भरत जी मैं लौट रही हूँ आपके पास, चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। भरत जी बताइए, आप अपनी बात जारी रखिए अब। पल्लवी जी वही मैं कह रहा हूँ, 2014 में जब ये शिंदे साहब जो अलग होकर हिंदुत्व की विचारधारा की बात कर रहे थे, तो 2014 में वही इस्तीफा लेके बीजेपी से अलग होने के लिए घूमते थे। सारे आम कहते थे, उद्धव साहब ठाकरे से कहते थे, प्रेशर बनाते थे कि भाई अब इनसे अलग हो जाओ, नहीं तो शिवसेना को हम लोग ले डूबेंगे। तो आज ऐसा कैसा पता नहीं उनको हिंदुत्व जाग गया है, कौन सा हिंदुत्व अब्दुल सत्तार के अंदर भी जाग गया है कि जाके वो हिंदू है गर्व से कहो करके अपनी विचारधारा को बदलने की कोशिश की जा रही है। देखिए पल्लवी जी एक साफ है, ये दूसरा कोई खेल नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या लोकतंत्र से हो रही है, इसमें दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं लोग भी समझ रहे हैं, लोगों के अंदर भी यही विचार आ रहे हैं। जहां तक आम जनता की भी बात है तो यह लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की इसमें पूरा एकनाथ शिंदे जी का और बीच में कुछ विधायकों का बयान भी आया था कि हमें राष्ट्रीय पार्टी का सपोर्ट है। तो पूरे देश में मैसेज भी गया है कि भारतीय जनता पार्टी का इतना बहुत बड़ा खेल है। गुजरात में जिस हिसाब से गए CR पाटिल, जिस हिसाब से उनके गुजरात के जो अध्यक्ष है वो बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में भी जा रहा है। मध्य प्रदेश में वही काम किया इन्होंने, फिर आप देखेंगे कर्नाटक में भी वही काम कर दिया इन्होंने। तो ये इनकी मंशा वही रहती है कि जहां भी जाओ कहीं ना कहीं इस तरह के एजेंडे फैलाओ और लोगों को तोड़ो, पैसे के दम पर खरीदो और वहां जाकर फिर अपना राज
किसी को पुलिस का बल हमारा हो जाएगा, सत्ता हमारी हो जाएगी। 2024 के चुनाव है, वहां कहीं ना कहीं पूरा बाहुबल हमारे पास हो जाएगा। महाराष्ट्र से 48 सीटें आती है, क्योंकि पूरे भारत में तो अब इनके सीटों का कोई जनाधार रहना नहीं। एक उत्तर प्रदेश हो गया, थोड़ा बहुत गुजरात, थोड़ा बहुत राजस्थान, थोड़ा बात बहुत ऐसी है ना सर, वो और तोड़ एक फोड़ कर महाराष्ट्र। रहे हैं कि तो नहीं, टूटते भी तो है ना। नहीं, अब आप क्या देंगे, ये तो शिवसेना का अंदरूनी मसला है, शिवसेना को देखना चाहिए था कि कैसे अपने विधायकों को रोके। इतनी बड़ी संख्या में विधायक मंत्री चले जाते हैं राज्य से और किसी को पता नहीं लगता, कानों कान खबर नहीं होती कि कहाँ चले गए एक साथ इकट्ठे होकर। नहीं, वैसा नहीं है। उद्धव साहब ठाकरे जी ने अपने फेसबुक लाइव में अब कहा था अपील कि कर मैंने रहे हैं आप, कभी इनको आज अपील कर रहे हैं नहीं, ट्वीट के माध्यम से। अब इन अपीलों और दलीलों का फायदा क्या, ये भी तो समझ में आए। शबनम पांडे जी, फायदा ठीक है मैं लौटूंगी भरत जी। शबनम पांडे जी अब अपील कर रहे हैं, शिंदे गुट से अपील की जा रही है उद्धव ठाकरे के द्वारा कि मैं आपके परिवार का मुखिया हूं, आओ चर्चा करो, चर्चा करने के बाद ही कोई समाधान निकलेगा। से एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना पे प्रहार कर रही है और शिवसेना का परिवार टूटकर बिखर चुका है, और उसके बाद ये भाजपा पे अगर आरोप लगाते हैं तो ऐसा पूरी देश की जनता देख रही है कि सिर्फ 44 सीट लेके महाराष्ट्र में सरकार बनाने वाले किस नैतिकता के साथ इस बात का आरोप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने देखा जब ये प्रकरण शुरू हुआ उसी दिन आदित्य ठाकरे ने ट्विटर से अपना नाम के नीचे से मिनिस्टर हटाया और उद्धव ठाकरे जी अपने मातोश्री में शिफ्ट हो जाते हैं। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि वो चाहते थे कि जो उनके शिव सैनिक गुवाहाटी गए हैं उनको वो समर्थन करेंगे इस्तीफा देके, लेकिन जो सत्ता के लालच में आकर एनसीपी और कांग्रेस उन्हें बरगला रही है और वो उनके बहकावे में आ गए हैं और आज उनका ये हश्र हो गया है कि सत्ता तो सत्ता, पार्टी भी उनकी बिखर जाएगी। और आदित्य ठाकरे ने आज बयान दिया मीडिया के सामने कि वो आएंगे इधर, उनको या तो सेना में ज्वाइन करना है, नहीं तो एनडीए में करना पड़ेगा, तो वो अपने को शिवसेना बोल रहे तो आएंगे। तो ये एक तरीके से धमकी है कि अगर वो सोचते हैं कि शिवसेना किसी एक परिवार की पार्टी है, बाला साहब ठाकरे के परिवार मात्र समझते हैं, तो वो विचारधारा है जिस विचारधारा के साथ सारे शिव सैनिक वर्षों से जुड़े हुए हैं और उस विचारधारा पे उस बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे कब्जा करना चाहते हैं, पर वो कब्जा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक विचारधारा है। शिव सैनिकों ने सड़कों पर अपना पसीना बहाया है, तो वो कैसे ये सोच सकते हैं कि जब ज्यादातर शिव सैनिक एक तरफ हो गए हैं और आज आदित्य ठाकरे जी के साथ उद्धव ठाकरे केवल इस संगठन को बचा पाएंगे, तो मुझे लगता है उनके संगठन को सबसे बड़ा खतरा है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि हम शिव सैनिक हैं और शिव सैनिक रहेंगे, तो निश्चित तौर पे जब फ्लोर टेस्ट होगा उस दौरान में ये भी उसी दिन निश्चय कर दिया जाएगा कि असली शिवसेना कौन है। चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपकी पूरी बात हम सुनेंगे। अभी चर्चा लगातार ऐसे ही जारी रहेगी, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। शबनम जी, आप वाकई में चाहती हैं कि हर कोई इस बात पर विश्वास कर ले कि शिंदे गुट जो अब बीजेपी के साथ आना चाहता है वो महज हिंदुत्व के लिए आना चाहता है? देखिए, निश्चित तौर पे इस बात को मानना होगा क्योंकि कहीं ना कहीं अगर किसी विचारधारा के साथ कोई पार्टी जुड़ी है, आज कांग्रेस का हास्य ऐसा क्यों हो रहा है कि हर कोई कांग्रेस छोड़ के जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस अपनी विचारधारा से भटक गई है। हम अगर उत्तर प्रदेश में देखें, सपा या मायावती जी की पार्टी बसपा क्यों अपना जो जनादेश खो रही है? क्योंकि विचारधारा से हट गई है। जो एक विशेष विचारधारा किसी पार्टी का होता है तो शिवसेना का विचारधारा हिंदुत्व है। निश्चित तौर पे उद्धव जी के कहने पे इन लोगों ने अलायंस किया, लेकिन जब चुनाव हो रहा था तो हर जगह ये मोदी जी के फोटो को लेकर चुनाव में वोट बटोर रहे थे। आप वोट बटोरते जनता को बरगलाते हैं और मोदी जी के नाम पे आप वोट लेते हैं। आप गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हैं, उसके बाद आप सत्ता के लालच में आके एनसीपी और
कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं, लेकिन उस गठबंधन को चलाते वक्त सारे शिव सैनिक ये समझ रहे थे, तमाम ऐसे प्रकरण हो गए, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ने की बात हो, अजान के समय लाउडस्पीकर की घटना हो, पालघर में साधुओं की हत्या की बात हो, ऐसे तमाम ऐसे प्रकरण हुए जिससे कि साफ तौर पे सारे शिव सैनिक को तो अंदर से खर्रा दिया कि ये लोग कहीं ना कहीं हिंदुत्व के लिए खतरा बन गए। और जिस विचारधारा के साथ अब्दुल सत्तार को मंत्री बनाए जाने की बात सामने आ रही है, वो कौन सा हिंदुत्व अपना रहे हैं मैम? अगर हिंदुत्व की बात है तो अब्दुल सत्तार कौन से हिंदुत्व को अपनाने जा रहे हैं या धर्म बदलने जा रहे हैं अपना? देखिए, लेकिन अगर उस विचारधारा से किसी भी धर्म जाति के आप हैं, लेकिन अगर किसी संगठन के विचारधारा को आप सहमति देते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं, तो इसका मतलब आप इसका हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि हम मुसलमानों को गला काट दें, हम किसी और धर्म का गला काट दें, ये हमारा मतलब नहीं है। हिंदुत्व का मतलब हिंदुत्व के सम्मान से मतलब है हमारा। और अगर उस सम्मान को ठेस पहुंचते हुए देखते हैं तो निश्चित तौर पे शिव सैनिकों ने ये निर्णय किया, और ये निर्णय किसी के कहने में नहीं, उनका घर उनके अपनों से टूटा है, कोई बाहरी आदमी आके उसमें कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहा। उद्धव ठाकरे जी 2 साल तक मिलते नहीं है अपने मंत्रियों से, जिसको कि उन्होंने बताया अगर वो बीमार थे तो वो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर बना देते। अगर वो चीफ मिनिस्टर का काम देख रहे हैं और अपनी ही पार्टी के लोगों से नहीं मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि सत्ता के लालच में उद्धव ठाकरे जी हिंदुत्व का तो गला घोट रहे हैं, साथ में वो मुख्यमंत्री के जो पद है उसका भी अपमान कर रहे हैं। और उन लोगों ने अपने पत्र में हर कुछ लिखकर उनको जाहिर किया, उन्हें बताया। उसके बाद संजय राउत जी जो टिप्पणी करते हैं, जो कि सब कुछ शर्मसार कर देता है, अपने ही पार्टी के विधायक और मंत्रियों को के लाश के आने की बातें करते हैं। मुझे लगता है कि ये बड़बोलापन भी नहीं है, ये तो बेशर्मी होती है इस तरह की बातें। आपकी राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, आपकी पारिवारिक लड़ाई होती है, लेकिन शब्दों के मर्यादा को तोड़ना कहीं ना कहीं उन सभी शिव सैनिकों को ठेस पहुंचाया होगा कि जो आज उद्धव ठाकरे के अच्छे और बुरे विचारों के साथ दोनों में हाँ ना मिलाएगा, तो उसको ये शिव सैनिक कहने से इनकार कर रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने धरातल पर काम कर रहे शिवसेना के विचारधारा वाले सारे शिव सैनिकों का संजय राउत जी ने अपमान किया है। तो और वो अपमान का बदला ले रहे हैं अब अपमान का बदला ले रहे हैं कि बनी बनाई सरकार अब गिराई जा रही है महाराष्ट्र में। ये बदला लेने का कौन सा तरीका होता है कि आप सिर्फ धोखा ही धोखा दे महाराष्ट्र की जनता को? ये लोकतंत्र क्या कौन सी नई परिपाटी चल पड़ी है कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर बीच में बन ही जाएगी, चाहे कैसे भी बने, और नहीं बन रही है तो बनाने की कोशिश की जाएगी, जैसे कि राजस्थान में हुई थी। लेकिन होना वैसा ही कुछ है। रिजवी साहब, हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा कैसे हो सकता है किसी राज्य की सरकार गिराने के लिए? क्या विकास के मुद्दे से अब हम हट गए हैं? क्या तमाम ऐसे मुद्दे जो जनहित से जुड़े होते हैं उनसे कोई लेना देना नहीं रहा अब राजनीतिक दलों का? खाली हिंदुत्व पर ही अब हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, चुनाव लड़के उसके बाद अगर सरकार हम नहीं आए तो फिर सरकार बना भी लेंगे। जनादेश बीजेपी को मिला था इस बात। ठीक है, मैं आ रही हूँ। वो मैंने रिपीट किया, वो मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता को भी कहा। मुझे भी पता है कि जनादेश किसको मिला था, मैंडेट तो शिवसेना और बीजेपी को मिला था। धोखा उस समय हुआ और अब वो धोखा लगातार चलता ही आ रहा है। रिजवी साहब, देखिए, ऐसा है कि जाहिर सी बात है, जो पिक्चरें लोगों को पसंद आती है उसी स्टोरी पर ज्यादा पिक्चर बनती है। हाँ। और जो राजनीतिक आम जनता को ज्यादा पसंद आता है तो वो राजनीतिक पार्टियां कोशिश करती है कि उसी को जनता के सामने ज्यादा रखा जाए। अब हिंदुत्व का मुद्दा इतना अच्छा है कि उस पर हमारे हिंदू भाई सब एक हो जाते हैं, तो अगर उस मुद्दे को सामने रखा जाए तो उस मुद्दे से हमें वोट मिलने में आसानी होगी। जिस पार्टी का एक अपना हिंदुत्व का फंडा है तो वो सोचता है कि अगर हमारे ज्यादा से ज्यादा वोटर इस मामले पे खुश होते हैं तो हमको यही रखना चाहिए। अगर वोटर हमारे महंगाई से जो है नाराज होते हैं तो हमें महंगाई कम करना चाहिए। अगर वोटर हमारे ज्यादा नौकरी चाहते हैं तो हमें नौकरी दिलवाना चाहिए।
तो ये सही है कि जो है वो हिंदुत्व का मुद्दा इस देश में सबसे ऊपर है और उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है, तो भारतीय जनता पार्टी उसको अपना ऊपर रखना चाहती है। और इसी आधार पर शिवसेना भी, जबकि बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं थे, वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, वो जा करके वहां बस गए थे, मराठी बोलने लगे थे, मराठा को वो कहने लगे साहब हिंदू हम मराठा की बात करते हैं। अब सब मराठी जानते हैं कि बाला साहब ठाकरे जो है वो मराठवाड़ा के नहीं है, वो मराठी है भी नहीं, लेकिन अब है वहां के लोग उनको अपना मदद करते हैं। कहते हैं सत्ता लोलुपता के कारण जो बेमेल गठबंधन होता है वो बहुत दिन नहीं चलता। सत्ता लोलुपता के कारण जो बेमेल गठबंधन होता है वो बहुत दिन तक नहीं चलता। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि शरद पवार जी बहुत बड़े लीडर हैं, महाराष्ट्र के पूरे देश के लीडर हैं। वो अगर साइलेंट मूड में है तो कहीं भारतीय जनता पार्टी के एमएलए से कहीं बात तो नहीं चल रही है उनकी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के ऊपर केंद्रीय एजेंसी साथ लगी हुई है कि कहीं इधर उधर ना जाएं। अगर इन लोगों का कहना, भारतीय एनसीपी का कहना, शरद पवार का कि हम जो है 5 साल के लिए गठबंधन किए हैं, हम 5 साल गठबंधन की जो पूरा करेंगे, तो ये सब शब्दों पर भी भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना चाहिए। और ये भी है कि यहाँ हमारा तो ये भी जा रहा था कि अभी तक एनसीपी आ ही नहीं थी डैमेज कंट्रोल की स्थिति में। शरद पवार की अगर हम बात करें तो वो इतना एक्टिव नजर नहीं आए थे। राजनीतिक पंडित तो ये भी कह रहे हैं कि वो चाहते ही नहीं थे कि ये गठबंधन टिके। आज वो एक्टिव मोड में आए और उन्होंने उद्धव ठाकरे को कहा कि नहीं आप अभी रेजिग्नेशन मत दीजिए, इस्तीफा मत दीजिए, तो रुक गए ठाकरे। हाँ, तो कहीं ना कहीं खिचड़ी पका रहे होंगे, ऐसा नहीं, वो बड़े लीडर हैं, वो सामने आने वाले नहीं है। दूसरे एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, सुझाव देना चाहता हूँ, और वो होना चाहिए। देखिए जो इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है तो वो डीजल है, पेट्रोल है, लोगों का आना जाना, वो सब सरकार खुद खर्च करती है। अगर सरकार चुनाव कराने के लिए पूरा कैंडिडेट का भी पैसा खर्च बस उस पर भी लगा दे तो किसी भी प्रत्याशी को ना ईडी से डर होगा, ना सीबीआई से डर होगा, ना इनकम टैक्स से डर होगा। होता यह है कि चुनावी खर्चे बहुत बड़े होते हैं, करोड़ों रुपया लगता है उसमें। इसी कारण जो है वो एमएलए कहीं अंचा का पंचा करते हैं, इधर का उधर कमाते हैं, उसके बाद फिर उनके दिल में भय रहता है, डर रहता है, ईडी से भागते हैं, इनकम टैक्स से भागते हैं, सीबीआई से भागते हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन कैंडिडेट पर भी पैसा खर्च करना शुरू कर दे, क्योंकि चुनाव में पैसा सरकार खर्च करती है, ऐसा नहीं खर्च करती है, अधिकारियों को पैसा देती है, डीजल पेट्रोल खर्च होता है, सिक्योरिटी लगती है, उस पर पैसा खर्च करती है, तंबू गनात लगवाती है सरकार, उस पर भी खर्च होता है। तो इधर कहीं पर भी खर्च कर दे तो ये जो ये हार्स रेटिंग और फलाना धमका ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि विधायक ईमानदारी से काम करेंगे, उनको नंबर 2 का पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि चुनाव में उनको लगाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। तो इस पर भी आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन और सरकार इस पर चिंतन करे कि एमएलए जो लड़ते हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है, वो कहाँ से लाते हैं। आप देखिए शिंदे के पास जो है इतना पैसा कैसे बढ़ गया, कौन से आमदनी इनके पास इतनी आ गई कि इनका खाते में इतना पैसा हो गया। एक ड्राइवर, एक टैक्सी चलाने वाला आदमी वो 2.5 साल में, 5 साल में, 10 साल में इतना अमीर हो जाता है, करोड़ रुपया हो जाता है। अरे प्रताप सरनाईक जो इनके एमएलए हैं, 11 करोड़ रुपए का ईडी जो है जब्त किए बैठी है जमीन, और जो यामिनी जाधव जो हैं उन पर भी ईडी का शिकंजा लगा हुआ है। तो ये सब अगर बेईमानी विधायक न करें तो ईडी से नहीं डरेंगे, सीबीआई से नहीं डरेंगे, इनकम टैक्स से नहीं डरेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि इनकम के इलेक्शन कमीशन इन कैंडिडेट पर भी चुनाव लड़ने के लिए सरकार की तरफ से पैसा दे, जिससे एमएलए बेईमानी ना करें, जिससे एमएलए डरे ना और पाक साफ चुनाव हो। चलिए भरत प्रजापति जी, ईमानदारी तो बिक रही है सरसरे बाजार में। आप देख लीजिए, कोई सा भी स्टेट उठाकर देख लीजिए, अगर बीजेपी के पास नहीं जाते हैं तो आपके पास आ जाते हैं एमएलए। ये अंतरात्मा बड़ी आजकल जागने लग गई है इन विधायकों की। रहा क्या है लोकतंत्र में, हर छोटा सा छोटा मसला तो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, क्योंकि ना हमें अब सरकारों पर भरोसा है, ना प्रशासन पर भरोसा है, ना विधानसभा की कार्यवाही पर भरोसा है, और तो और संसद से पास हुए कानूनों पर भी अब भरोसा नहीं रहा। हर मसला सुप्रीम कोर्ट जाकर अब खत्म होने लगा है। बिल्कुल भी विश्वास नाम की चीज हमारे देश में अब रही नहीं है किसी भी मसले पर। ईमानदारी बिक चुकी है पूरी तरीके से। सही बात है पल्लवी जी, आपने सही कहा। ये 2014 के बाद इसी तरह का हालात देश के अंदर होने लगे, और आज अघोषित आपातकाल के जैसी परिस्थिति सारे देश में है। अभी वो भारतीय जनता पार्टी के जो
शबनम मैडम जी थी, बहुत बड़ी हिंदुत्व की बातें कर रही थी, हिंदुत्व के सम्मान की बात कर रही थी। इनको 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 जरा पूछिए, हनुमान दलित किसने बोला था? किसने बोला था? इनको पूछिए जरा। ये इनके योगी आदित्यनाथ जी थे जो हमारे भगवान हनुमान जी को दलित बोलकर संबोधित करते थे। इनको पूछिए माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी से उनका जन्म हुआ था। ऐसे बोलने वाले इनके दिनेश शर्मा जो उत्तर प्रदेश से आते, बड़े बड़े अब नेता रणदीप सुरजेवाला ने तो सीता माता का चीरहरण करवा दिया था सर राजस्थान में। मैं ऐसे बयानों पर जाऊं तो आपके यहाँ भी बयानवीरों की कमी नहीं है। उन्हें तो इतना भी होश नहीं था कि चीरहरण हुआ किसका था। फ्लो में कह रहे माता सीता का चीरहरण हो गया था। पल्लवी जी, वो तो हमारे रामायण में आपको लिखा हुआ है, माता सीता का जो भी हरण हुआ था हमारे रामायण में लिखा है। अपहरण और चीरहरण में बहुत अंतर होता है सर। नहीं पल्लवी जी देखिए, मैं मेरी बात तो कंप्लीट हो जाने दीजिए। इस हिसाब से देश की स्थिति आज के हालात में आप देख रहे हैं, अगर एक रिपोर्टर को जो न्यूज के मोहम्मद जावेद हैं, उनको 2018 के ट्वीट पे गिरफ्तार किया जा रहा बिना एफआईआर के। आप देखिए ना, ये देश के हालात हैं। आज ये जिस हिसाब से करने जा रहे हैं देश के अंदर, आज उत्तर प्रदेश के अंदर देख लो आप, बिहार के अंदर 5 लोग आत्महत्या करके मर गए। अभी अपना ये 2 बच्चे जो इनका अग्निवीर लेके आए, उसी में 2 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। ये सब चीज नहीं दिखेगा इनको सिर्फ यही दिखेगा कि बस जहां पर भी जाओ, बीजेपी की सरकार नहीं है, विपक्ष की सरकार है, वहां जाकर इस तरह का ढिंडोरा पीटो, इस तरह के एमएलए खरीदो, इस तरह के पैसा, उनके पास पैसा तो है ही, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लाए इसीलिए है वो, और वो खरबों रुपए का चंदा बिना बताए इनके पास चले जाता है। आज NIIL भी बिक गया, उड़ीसा की जो बड़ी कंपनी थी, और वो खरबों रुपए की वो टाटा कंपनी के ग्रुप में चली गई कौड़ी के भाव में। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो लेके आए उसी लिए लेके आए ना। आज उनके पास अरबों खरबों रुपया आ गया। एक न्यूज पेपर के अंदर, लोकल न्यूज पेपर के अंदर कुछ 50 करोड़ रुपए में विधायकों की बात हो गई थी। 100 करोड़ रुपया इनका जो बीच में मीडिएटर है उसकी लेन देन की बात हो गई। 50-60 लाख रुपया वो होटल के बिल की बात हो गई। ये चार्टर प्लेन के खर्चे कैसे आएंगे? वो टैक्स पेयर के पैसे से ही जाएंगे। देखिए बहुत सारी चीजें हैं पल्लवी जी, ये इस हिसाब से ये कर रहे हैं, ये गलत है, जनता देख रही है कहीं ना कहीं, और आने वाले दिनों में इसका बहुत बड़ा खामियाजा शबनम जी, लोगों के मन में यही ख्याल है कि जो भी कर रहे हैं सब गलत कर रहे हैं। देश में लोकतंत्र नाम की जो चीज थी वो सब पूरी 2014 के बाद इन्होंने पूरी खत्म कर दी है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, लौट रही हूँ मैं भरत जी आपके पास। बताइए शबनम जी, बताइए। पल्लवी जी, जो राम के अस्तित्व को नकार देते हैं और वो तरह तरह के उदाहरण देते हैं, इन्हें अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। ये जगह जगह की बातें बताते हैं। आज की ही बात टीवी चैनल में देख लीजिए कि राजस्थान में किस तरीके से सरेआम सरकार देते हैं। ये कानून व्यवस्था है इनका, और ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की राजनीति करती है, और सबका साथ सबका सत्यानाश, 2 लोग का विकास। सबका साथ 2 लोग का विकास, जनता का सत्यानाश। गलत मत बोलिए शबनम जी, गलत मत बोलिए। सबका साथ सबका विकास होता तो करोड़ों लाखों लाशें आपके गंगा नदी में नहीं बहती। बिहार के अंदर एक माँ रेलवे स्टेशन पर मृत्यु हो जाती है, 2 साल का बच्चा उनकी सारी उधर घूमता रहता है। दर्दनाक तस्वीरें देखिए लोगों ने, कोरोना काल में दर्दनाक तस्वीरें देखिए। आपके ही शहंशाह प्रधानमंत्री जी 8,500 करोड़ का उड़न खटोला लेके आके घूमते हैं, उससे बात नहीं करोगे? अरे पूरे भ्रमण, पूरे हमारे देवताओं ने पुष्पक विमान से इतना भ्रमण नहीं किया होगा जितना हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। अरे छोड़िए, जनता सब देख रही है। आज लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, और आप हिंदू करके हमारे बच्चों को हिंदुत्व की गोली देकर उनको दंगाई बनाने का काम कर रहे हो। आपके बीजेपी के नेताओं के बच्चे विदेशी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे, और आपका सपोर्ट करने वाले बच्चे सब दंगाई बनेंगे। ये आपकी राजनीति है, ये लोग सब समझ गए हैं। अरे आने वाले दिनों में देखो, आप फिर से 2 सीट पे आओगे। शबनम जी, फिर से 2 सीट पे आओगे। ये जनता आपको माफ नहीं करेगी। चलिए ठीक है भरत जी, जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए सर, एक एक करके बात कर लेते हैं। भरत प्रजापति जी, बात नहीं करोगे।
एक एक करके बात कर लेते हैं भरत जी, आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा सर, एक एक करके बात कर लेते हैं, एक एक करके बोलते हैं। देश में 2 ही जन बीजेपी पार्टी हिंदू की है क्या? बाकी सब हिंदू नहीं है क्या? क्या बात करते हो सर? अरे तो कौन मांग रहा है आपसे सर्टिफिकेट कि आप हिंदू होने का सर्टिफिकेट दें और अपने साथ रखें? नहीं, पल्लवी जी देखिए, किसने कहा सर्टिफिकेट बांटने की? अगर इनको हिंदुत्व की चिंता होती तो गंगा की लाशों का आंकड़ा होता ना। इनके पास आंकड़ा था क्या? बताइए। किसान क्या हिंदू नहीं थे क्या? 750 किसानों की, सुनिए ना, 750 किसानों की हत्या हो गई, क्या हिंदू नहीं थे क्या? उनको कौन सा सबूत देना था हिंदू होने का? आपके राज्यपाल सत्यपाल मलिक मोदी जी के पास गए थे किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कि आप किसानों को श्रद्धांजलि दिए। क्या कहा था मोदी जी ने? बोले मैं क्यों दूंगा उनको, मेरा नहीं हमारा है क्या? ये किसानों का अपमान है। ये देश आपको माफ नहीं करेगा। मोदी जी के सामने जब भरत प्रजापति जी पहले आप जवाब ले लीजिए सर, नहीं तो आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई किसी को माफ करे या ना करे, हम सबको चुनावों में जाना है ना, तब देख लेंगे कि जनता किसे माफ कर रही है, किसे चुन रही है और किसे भूल रही है। अब एक एक करके बात कर लेते हैं सर, एक साथ दोनों बोलेंगे, दोनों की आवाजें क्लियर नहीं आएगी, फिर क्या फायदा है ये चर्चा करने का? अपना अनुशासन दिखा के अपनी पार्टी का। नहीं, अनुशासन की बात मत करिए, आप पे बहुत अनुशासन है, वो देखा मैंने सत्यम जी। सुनिए ना, अरे सुनिए, मैं तो वैसे ही हूँ, मैं तो ऐसे ही बात करूंगा अन्याय के खिलाफ। मैं तो अन्याय के खिलाफ, मेरे किसानों के खिलाफ, मेरे अग्निवीर जो जवान जाने वाले हैं उनको रोड पे लाने का काम करें। भरत प्रजापति जी, क्या आप इस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं? एक सेकंड, मैं आ रही हूँ शबनम जी, मैं आ रही हूँ मैं शबनम जी। भरत जी, क्या आप इस मुद्दे को अग्निपथ पर ले जाना चाहते हैं या किसी और मसले पर ले जाना चाहते हैं सर? नहीं, महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर चर्चा हो रही है ना, जवाब तो सबको देना पड़ेगा। आप अपना गठबंधन बचा नहीं पाए, महाराष्ट्र में सियासत अधर में लटकी हुई है, सरकार अधर में लटकी हुई है। उससे पल्लवी जी बताइए, उनको शबनम जी को बताइए ना, 2014 में कौन सा एकनाथ शिंदे जी का हिंदुत्व था? क्यों अलग होना चाहते थे? इस्तीफा जेल में लेके घूमते थे। आप भी एंकरिंग छोड़ दीजिए, यही बोल रहे हैं कि प्रश्न पूछिए। ये आपको भी सिखा रहे हैं, मुझे भी सिखा रहे हैं, तो मुझे नहीं, शबनम जी आपको ही सिखा रहा हूँ। आप जैसे जो है ना, देश के हालात, देश के हिंदू बच्चे मर रहे हैं, आप देश के हिंदू बच्चों को भरने के लिए एक एक करके बात कर लेते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं सर, एक एक करके बात कर लेते हैं। समझिए भरत जी, समय घटता जा रहा है, अगर इसी तरीके की बेवजह की बहस में उलझे रहेंगे कोई चर्चा नहीं हो पाएगी। प्लीज माफ नहीं करेंगे, ये फर्जी हिंदुओं को माफ नहीं करेंगे। शबनम जी देखिए, वो अगर चुप रहे तो कोई बोले। इस तरह बोल के अपना कौन सा सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं? जिस तरीके से जनेऊ पहनते ऊपर राहुल गांधी कपड़े के, उस तरीके से आप इस हिंदुत्व का सर्टिफिकेट दिखा। राहुल गांधी पे मत जाइए, राहुल गांधी पे मत जाइए। मोदी जी के जैसा इलेक्ट्रॉनिक, मोदी जी के जैसा वो पानी गंगा में गर्म करके 10 करोड़ का खर्चा करके मीडिया के सामने गंगा में पानी जमाने के लिए नहीं गए। 10 करोड़ का खर्चा नहीं किया वहाँ पर पानी गर्म करने के लिए, जिस तरह से फर्जीवाड़ा किया पूरे देश ने गंगा में जाके आपने। अरे छोड़िए शबनम जी, आप प्रधानमंत्री के ऊपर बोलना ही नहीं चाहती है, हकीकत बोलना ही नहीं चाहती है। बताइए ना, ये जब ये आपका काशी का जब कॉरिडोर का उद्घाटन किया, तब गंगा में जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से पूरा पानी गर्म किया गया, उस पर 6 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था। क्या बात करते हो आप? खाली खोटा ढंगे गलत दिखाते हो लोगों को। बोलिए, हो गया भरत जी, हो गया भरत जी, हो गया। ठीक है रिजवी साहब, अभी तक जो भी चर्चा हुई है ना, उसमें एक बात तो खुलकर सामने आ गई है कि हिंदुत्व वाकई में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है। हर किसी को अब मजबूरी में ही सही, लेकिन इस मुद्दे को उछालना भी पड़ रहा है और इस पर चर्चा भी करनी पड़ रही है। रिजवी साहब, बात करिए, यही प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार की बातें करते थे। 2 करोड़ रोजगार है क्या? बताइए ना। आप ये प्रलाप करना बंद कर दीजिए, जनता आपको नहीं, वक्त बताएगा। आप लोग भी दो ही थे, 70 साल लग गए आपको यहाँ आने के लिए। आप भी 2 ही थे, 70 साल लग गए। ये भूल गए क्या? ये भूल गए? अरे तो हम भी आएंगे। छोड़िए, हम बहुत जल्द आएंगे। आपको 70 साल लगे, हम बहुत जल्द आएंगे। हमको 70 साल नहीं लगेंगे, हम बहुत जल्द आएंगे। और आने के बाद देश के अंदर जिस तरह के सिस्टम खड़ा किया ना, सबको जेल भेजने का काम करेंगे, समझे? चलिए, धमकी दे रहे हैं भरत जी आप।
धमकी दे रहे हैं आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी सबको जेल भेज दिया जाएगा। जी बताइए ना, नहीं, आप धमकी दे रहे हैं क्या? मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि हम थोड़ा ढंग से बात कर लेते हैं, लेकिन आपको बीच में ही बोलना है। आप खुद बता रहे हैं सर कि हम कितना अनुशासन से चल रहे हैं या फिर हमारी क्या सीख है। बीच में मत बोलिए ना। हम भी मोदी जी के बारे में बताएंगे उनको, क्यों नहीं बताएंगे? जब आपकी बारी आएगी तब आप बता लेना मोदी जी के बारे में, लेकिन अपनी अपनी बारी में बात करें तो बेहतर होगा, चर्चा हो पाएगी। बेवजह की तू मैं में उलझेंगे नहीं हम। मैं दिल से हट रहा हूँ पल्लवी जी। रिजवी साहब, मेरा आप ही से सवाल है। भरत जी और आप शबनम जी दोनों चुप हो जाइए अब। रिजवी साहब, आवाज मिल रही है आपको? ये चैनल का तो नहीं है कि प्रजापति जी बोलते चले जा रहे हैं। आपसे मैंने सवाल किया था रिजवी जी, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने बीच में आप ही से सवाल किया था कि हिंदुत्व इतना बड़ा कैसे मुद्दा हो सकता है। आपने सवाल तो हम ही से किया, मैं सवाल सुन रहा था, आपका कुछ सुन रहा था कुछ नहीं, लेकिन प्रजापति जी बोलते चले जा रहे हैं, बोलते तो क्या उसको बोलूंगा भाई। ठीक है रिजवी जी आ रही हूँ मैं, शबनम जी लौट रही हूँ। रिजवी साहब बताइए सर, ये सारे संकट एक तरफ और हिंदुत्व एक तरफ। देखिए ऐसा है कि पहले तो डिबेट पर मैं चर्चा कर लूं। जब डिबेट होती है, क्योंकि एनपी चैनल जो है एक अच्छा चैनल है और लोग इसमें स्वस्थ डिबेट सुनना चाहते हैं। और आजकल लोगों की एक आप ये जान लीजिए, आप चाहे सर्वे करा लीजिए, आजकल डिबेट पर लोग शाइस्ता और शालीनता से डिबेट को सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। अब डिबेट की टीआरपी नहीं बढ़ती कि दो आदमी लड़े, सपा लड़े और कांग्रेस लड़े, या कांग्रेस लड़े बीजेपी लड़े शिवसेना लड़े, तो टीआरपी बढ़ती है। अब टीआरपी एक महीने से नहीं बढ़ती। एक महीने से आदमी चाहता है शालीनता से डिबेट करे और डिबेट में कुछ रिजल्ट निकले, जिससे उस रिजल्ट के आधार पर आदमी सोचे कि यार डिबेट हुआ, उसमें सही रिजल्ट निकला। देखिए हिंदुत्व जो है, वो हिंदुत्व को आप सनातन धर्म का मत लीजिए। सनातन धर्म अलग है और हिंदुत्व अलग है। हिंदुत्व एक विचारधारा है, सनातन धर्म एक धर्म है। तो विचारधारा से कोई कभी जुड़ सकता है। विचारधारा, हिंदुत्व एक विचारधारा है, विचारधारा से सिख भी जुड़ सकता है, मुसलमान भी जुड़ सकता है, ईसाई भी जुड़ सकता है। हमें अगर आपकी विचारधारा पसंद है, उदाहरण के तौर पे अगर हमें आपकी विचारधारा पसंद है, तो आप ईसाई हो तब भी हम आपके साथ हैं, आप हिंदू हो तब भी हम आपके साथ हैं। तो ये विचारधारा की बात है। अगर अब्दुल सत्तार शिवसेना में हैं, तो वहां हिंदुत्व की बात नहीं है, वहां विचारधारा की बात है। वो विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो कोई हिंदू नहीं बन रहे हैं, वो कोई सनातनी धर्म नहीं स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जो विचारधारा है, वो विचारधारा उनको लगती है कि विचारधारा ठीक है। बहुत से लोग मुसलमान संघ में जाते हैं, शाखा में जाते हैं, तो शाखा में जाते हैं तो लोग एतराज करें कि साहब मुसलमान शाखा में कैसे जाता है, वहां तो हिंदू राष्ट्र की बात होती है, वहां तो जो है दूसरी बात होती है कि साहब हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू को मजबूत करेंगे, इसकी बात करते हैं। मुसलमान कैसे जा रहा है? तो भाई जिस मुसलमान को लगता है इसे देश में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो वो उसके समर्थन में जाता है। विचारधारा उसको अच्छी लगती है। आरएसएस के जो कार्य हैं उसको अच्छे लगते हैं, आरएसएस की जो विचारधारा है उसको पसंद है। अब शिवसेना का विचारधारा पसंद है तभी तो अब्दुल सत्तार आए और तभी तो अब्दुल सत्तार विधायक बने। ये तो विधायक कैसे बन गए भाई? अगर उनको आम जनता ने वोट दिया है तो जाहिर से बात है कि शिवसेना के विचारधारा से जुड़े हैं, और विचारधारा से जुड़े होने के नाते जनता ने वोट दिया है, मेले हो गए, मंत्री बन गए। तो इसको जरा समझना पड़ेगा। हिंदुत्व जो है बिल्कुल एक अलग चीज है। हिंदुत्व को आप हिंदू से मत ले जाइए। ये जरा से समझना है कि वो साहब हिंदू ही खाली है। सनातन धर्म अलग है, इसको समझिए ठीक से, और हिंदुत्व अलग है। हिंदुत्व एक विचारधारा है, विचारधारा से कोई जुड़ सकता है। धर्म से जुड़ना एक अलग चीज होता है कि हम आपके धर्म में आ गए, हम भी हिंदू हो गए। बताइए शबनम जी। देखिए जिस तरीके और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि किसी के ऊपर कोई पर्सनल कमेंट हम नहीं करेंगे प्लीज, हम महाराष्ट्र संकट पर ही रह लेते हैं। देखिए मैं पर्सनल कमेंट नहीं कर रही हूँ, पर इस बात को कह रही हूँ कि जब अगर हिंदुत्व की बात आती है तो आप देखिए लगातार देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही, और उसी दौरान में शिवसेना का उदय हुआ और शिवसेना ने साफ तौर पे कहा कि हम हिंदुत्व की विचारधारा के साथ बाला साहब ठाकरे के साथ, और शिवसेना महाराष्ट्र में स्थापित हुई। और उसके जो भी विधायक चुनकर आए, वो जब चुनाव लड़ रहे थे इस बार तो मोदी जी के चेहरे को लेकर चुनाव लड़ रहे थे, उनके फोटो को लेकर। गठबंधन हमारे साथ जरूर हुआ, लेकिन उद्धव ठाकरे जी अपनी महत्वाकांक्षा को रोक नहीं पाए और वो चले गए एनसीपी और कांग्रेस के साथ।
जबकि इन दोनों के पास सीटें काफी कम थी। लेकिन आज अगर उन्हीं की पार्टी में, इसमें भाजपा कहीं भी नहीं है, उन्हीं की पार्टी में अगर इस बात के लिए पहल होती है कि वो नहीं रखना चाहते, महाआघाड़ी पार्टी के साथ वो सरकार नहीं बनाना चाहते और वो अलग होके अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का आती। भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती आई है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की सरकार है और हम सबके लिए बराबर, सबको बराबर तराजू में तौलते हैं और ये आप हमारी हर योजनाओं में देख सकते हो। और इसी वजह से आज हर जगह भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व हो रहा है। सरकार पर लोगों का जनाधार बढ़ता चला जा रहा है। लोग पार्टी को समझ रहे हैं कि यही पार्टी ऐसी है जो बगैर तुष्टीकरण की राजनीति किए हुए जनता को लाभान्वित करती रही है। लेकिन ठीक उलट महाराष्ट्र में ये जो राजनीतिक संकट, ये जो सरकार पे संकट हुआ है, वो खुद इस सरकार के कार्यों से, इस सरकार के, आपने सुना किस तरीके से पुलिस वहां पे रिकवरी करती है करोड़ों रुपए व्यापारियों से। तमाम ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र में इस दौरान में देखने को मिला कि जिस भ्रष्टाचार व्याप्त होता चला गया। अगर उस पर शिवसैनिक प्रहार कर रहे हैं और वो अपनी ही पार्टी के अंदर लड़ रहे हैं, अंतरकलह है, तो उस अंतरकलह में एनसीपी जाके आग में घी डाल रही है। अगर आग में घी डाल रही है तो ये अब उद्धव ठाकरे जो तो अब लंबा वक्त ना खींचे ना शबनम जी, हम भी तो ये इंतजार कर रहे हैं कि अब लंबा वक्त ना खींचे, ये जो राजनीतिक संकट है वो खत्म हो। अगर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनानी है शिंदे गुट को, तो जल्दी ही ये काम भी शुरू कर दिया जाए, फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो। इस तरीके से किसी राज्य में राजनीति का संकट में आ जाना या सरकार का अधर में लटकना कहीं से भी सही नहीं है। तो या तो जल्दी से जल्दी ये संकट खत्म हो, अभी तो फिलहाल हम इसी का इंतजार कर रहे हैं। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया। तो महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट कभी भी कोई भी नया मोड़ ले सकता है और ऐसे पूरी तरीके से अंदेशा जताया जा रहा है कि 1-2 दिन में नई सरकार का गठन हो जाएगा। हालांकि अब देखने वाली बात यह रहेगी कि फ्लोर टेस्ट तक आखिर ये राजनीतिक दल कब पहुंच पाते हैं। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।